जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। आज है 9 अगस्त और आज दोस्तों दो इश्यूज को हम डिस्कस करेंगे। एक इशू दोस्तों हिंदू में आया है, यहां पे बात करी जा रही है ट्राइबल्स के बारे, लॉन्चिंग अ नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन के बारे यहां पे बात करी गई है। और एक आर्टिकल, क्योंकि आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को अक्सर ट्यूसडेज को इंडियन एक्सप्रेस में सी राजा मोहन का आर्टिकल आता है जो कि जियो पॉलिटिक्स के बारे, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे, इंडियाज नेबरहुड के बारे काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो इनका एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात करी जा रही है भारत और बांग्लादेश के संबंध की और पाकिस्तान क्या सीख सकता है बांग्लादेश से। क्वेश्चन ऑफ द डे जो होगा एंड ऑफ द वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगेन इन्फॉर्मेशन, क्विक इन्फॉर्मेशन, वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाके जब चेक करेंगे लिंक को, तो आप वहां पे आपको जो लिंक मिलेगा उसको आप क्लिक करेंगे तो इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आप इस टेलीग्राम ग्रुप के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट नहीं होते तो मैं बार बार कहता रहता हूं, ये नंबर है दोस्तों, हमारी एडमिन टीम आपकी असिस्टेंस करेगी। इस नंबर पे 6280133177, यदि आप इस नंबर पे अगर अपनी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज करेंगे तो हम हमारे द्वारा आपको ऐड कर दिया जाएगा। अगर ये लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो क्लिक करने के बावजूद भी अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक्सेस नहीं मिल रहा तो आपने यहां पे मैसेज करना है, ठीक है। तो ये आपका लिंक आ जाता है। बाकी दोस्तों बेस्ट आंसर की बात करें, बेस्ट आंसर शुरू करने से पहले क्विक 30 सेकेंड्स आई टेक। कल कुछ बच्चों का कमेंट आया था कमेंट सेक्शन में कि जो आंसर्स हम बेस्ट आंसर सेलेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत आइडल इन नेचर है, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखे जाते हैं। देखिए दो बातें यहाँ पे समझनी जरूरी है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हम एक अपना मोमेंटम बना रहे हैं आंसर राइटिंग का। अभी कुछ दिन पहले एक डाउट सेशन हुआ था बच्चों के साथ जूम कॉल पे, जो बच्चे हमारे पेड कोर्सेज के मेंबर्स हैं, जिन्होंने कोर्सेज हमारे बाय करे हुए हैं, और उनके साथ बातचीत चल रही थी। किसी बच्चे ने पूछा था कि सर क्या हम एडिटोरियल को देख के आंसर कर सकते हैं अगर हमने अभी आंसर राइटिंग शुरू नहीं करा। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आपने भी मोमेंटम बनाना है, आपने शुरू करना है। पर बहरहाल यहाँ पे और भी ऐसे बहुत बच्चे हैं जो शायद पहली बार नहीं तीसरी या चौथी बार मेंस लिख रहे हैं, तो उनका जो लेवल होगा आंसर राइटिंग का वो बहुत डिफरेंट होगा। उनके आंसर में वो कंटेंट झलकता है, वो मैच्योरिटी भी झलकती है। तो ऐसा कोई पर्सनल बायस नहीं है कि अगर हम 2 या 3 लोगों के आंसर्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा वो पर्सनल बायस नहीं है। अब किसी ने कहा था कि सर आप सिर्फ स्ट्रक्चर और हैंड राइटिंग को मत देखिए, व्यूज पॉइंट्स को भी देखिए। बिल्कुल, हम व्यू पॉइंट्स को बिल्कुल देखते हैं, है ना। आपके व्यूज क्या हैं, कैसे वो व्यूज जो आपके हैं कैसे वो वेल स्ट्रक्चर्ड हैं, वो भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो अब ठीक है, अब कोई बच्चा है जो आंसर 11 मिनट में लिख रहा है, कोई 15 मिनट में लिख रहा है। अब साइकोलॉजिकली आप घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठे आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी वो एग्जामिनेशन वाली कंडीशन नहीं है, एग्जामिनेशन वाला प्रेशर नहीं है, तो हम वो लेवरेज ले लेते हैं। आई एग्री, जो क्वालिटी है अभी हम जो घर पे बैठ के आंसर्स की लिखते हैं मे बी वो 20-30% ड्रॉप हो जाती है जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। पूरा दिन हमने पेपर लिखने हैं, है ना, तो एक दिन में हमने 2-2 पेपर लिखते हैं, है ना। 6 घंटे में हमने पहले सुबह के टाइम फिर दोपहर के टाइम हमने GS2 का पेपर लिखना है, GS3 का पेपर लिखना है, एक दिन में कितने सारे पेपर लिखने हैं। तो आई एग्री वो क्वालिटी ड्रॉप कर जाती है, बट यहाँ पे कोई पर्सनल बायस हम नहीं रखते हैं। बट बहरहाल जो बच्चों ने कुछ कमेंट किया था तो आई डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं ये बात मनमीत मैम को भी उनके साथ भी शेयर करूंगा, और हम बाकी बच्चों के भी जो आंसर्स हैं वो भी हम शेयर करते रहेंगे जो बेस्ट आंसर्स में से आते हैं जैसे भी उन्होंने लिखे हैं। बहरहाल नंदिनी का आंसर बहुत अच्छा है जो कल क्वेश्चन सिविल सोसाइटी का पूछा गया था। तो सबसे पहली बात देखिए, बेसिक सी बात है कि रॉकेट साइंस की बात नहीं। शुरू में हमने क्या लिखना है, शुरू में हमने सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन के बारे थोड़ा लिखना है। अब सिविल सोसाइटी की डेफिनेशन आर्टिकल में तो नहीं मेंशन थी, अब वो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, इतने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सोसाइटी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सिविल सोसाइटी क्यों एक्ट करता है लाइक अ कैटलिस्ट, कि कैसे वो डेमोक्रेसी को और सब्सटैंशिएट कर सकता है रादर दैन बीइंग अ मेयर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, कैसे एक सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी बन सकती है बाय स्ट्रेंथनिंग द सिविल सोसाइटी। अगर सिविल सोसाइटी मजबूत है, स्ट्रेंथन्ड है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, इसको लेकर यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से मेंशन करे हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल की भी बात करी है, आरटी एक्ट की भी बात करी है ना। इन्होंने यहाँ पे अपने आंसर में जो मजदूर किसान संगठन जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके चलते आरटी एक्ट को बहुत मोबिलाइजेशन मिला था, उसके बारे में भी बात करी गई है। और साथ में जो डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ जो कंसर्न्स हैं कि भी सिविल सोसाइटी को चलो स्ट्रेंथन करना तो बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन कई बार ऐसी कोशिशें सरकार के द्वारा करी जाती है जैसे सिविल सोसाइटी स्ट्रेंथन होने के बजाय और वीक हो जाती है, तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने बात करी है, ठीक है। तो आप ये आंसर्स पढ़ सकते हैं। बाकी साथ के साथ आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू कि हमारी टीम बहुत बेहतरीन मॉडल आंसर्स भी प्रिपेयर कर रही है, तो जरूर आप मॉडल आंसर भी साथ के साथ पढ़ते रहिए इन सब क्वेश्चंस के। नाउ लॉन्चिंग अ नेशनल ट्राइबल हेल्थ मिशन, ये हिंदू में आर्टिकल आया है।
अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पे चलो अब बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, तो अब वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। बहुत गर्व की बात है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, बहुत गर्व की बात है कि देखिए एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट मिली है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन शायद कुछ लोगों को नहीं पता कि हमारे यहाँ पे 11 करोड़, हमारे 150 करोड़ की आबादी, 145 करोड़ की आबादी में 11 करोड़ ट्राइबल लोग हैं। यानी कि लगभग 9% के आसपास जो भारत की आबादी है वो ट्राइबल लोगों की होती है। तो यानी कि जो लगभग क्लोज टू 9% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन जो है ट्राइबल लोगों की, ये सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल है किसी भी देश में इन द वर्ल्ड। अब एक स्टडी पब्लिश करी गई थी लैंसेट के द्वारा, ये 2016 में पब्लिश करी गई थी। हम क्यों आज बात करें ट्राइबल्स के बारे में, बिकॉज आज क्या है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल है, इस करके यहाँ पे आज ये आर्टिकल में इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो अब एक स्टडी पब्लिश करी गई थी लैंसेट में जिसका टाइटल था इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स हेल्थ। 2016 में स्टडी आई थी जहां पे ये बात सामने आई कि जो हमारे यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं, है ना, जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करें, यानी कि जो बच्चे 1 साल के कम की उम्र में जिनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो होता है दैट इज द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पर लाइव 1000 बर्थ्स, है ना। तो यहाँ पे ये बात आया कि हमारे यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड है, हमारा जो डिस्टिंक्शन है, वो सेकंड हाईएस्ट है, स्पेशली अमंग्स द ट्राइबल किड्स, जो ट्राइबल बच्चे हैं। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो आज क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल है, तो आज मौका है कि कैसे हम इसको आज यूटिलाइज कर सकते हैं, इस अवसर को यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे हम एक रेवोल्यूशन लेके आ सकते हैं, खास करके हेल्थ केयर सेक्टर में ट्राइबल लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए। अब आज से 4 साल पहले 2018 में इसी दिन में एक कमिटी बनाई गई थी, एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्राइबल हेल्थ बिठाई गई थी। ठीक है, अब जो इस कमिटी की जो फाइंडिंग्स थी, कमिटी की फाइंडिंग्स जो सामने आई थी, तो बहुत अच्छी फाइंडिंग्स नहीं थी। यानी कि जो ट्राइबल्स की कंडीशन के बारे, ट्राइबल की हेल्थ कंडीशंस के बारे जो चीज़ें जो सामने आई थी, दोज वर वेरी पैथेटिक एंड प्रॉमिसिंग। यानी कि जो पिक्चर था दैट वाज वेरी पैथेटिक एंड प्रॉमिसिंग। यानी कि यहाँ पे सुधार काफ़ी करे जा सकते हैं और काफ़ी चीज़ें अच्छी नहीं भी थी अगर हम ट्राइबल हेल्थ केयर की बात करें। अब ट्राइबल पीपल जो है दे आर कंसंट्रेटेड अराउंड अबाउट 809-810 ब्लॉक्स इन इंडिया। अब ये जो इस तरह के जो एरियाज हैं जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं वो शेड्यूल्ड एरियाज उसको हम कहते हैं। लेकिन आधे से ज़्यादा जो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, नियरली 5.5 करोड़, दे आर लिविंग आउटसाइड द शेड्यूल्ड एरियाज एंड दे आर लिविंग इन स्कैटर्ड एंड मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी। अब दोस्तों ये एक मैप है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन आ जाता है अक्रॉस वेरियस स्टेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अक्रॉस द स्टेट। तो फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में तो लगभग 31% ऑफ दी जो ये जो सेंसस है दोस्तों 2011 का सेंसस है ना, 2011 के सेंसस के हिसाब से डेटा यहाँ पे आया हुआ है। तो 31% के आसपास जो छत्तीसगढ़ के लोग जो आबादी है, यानी कि 31% जो लोग हैं आदिवासी हैं, है ना। और उसी तरह से देखिए आंध्र प्रदेश में 7% है, तो 7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन आंध्र प्रदेश इज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सिमिलरली कर्नाटका, महाराष्ट्र, अब झारखंड में देखें, छत्तीसगढ़ में देखें, मध्य प्रदेश में देखें, है ना, ये ट्राइबल, ओडिशा में देखें, तो ज़्यादातर जो ट्राइबल डोमिनेटेड जो स्टेट्स हैं वो ये हमारे 4 राज्य आ जाते हैं। ठीक है, अब हेल्थ स्टेटस ऑफ ट्राइबल्स की बात करें, देखिए डेफिनेटली अब हेल्थ स्टेटस अगर ट्राइबल लोगों की हम बात करें तो इतना बुरा भी नहीं है जो आज से कुछ 25-30 साल पहले था, है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर 1988 की हम बात करें तो जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी थी तो वो रेट कितना था, 135। ठीक है, 135 पर 1000 लाइफ बर्थ्स। अब अगर हम 2014 की बात करें, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट्स उस वक्त आई थी, तो वहां पे जो अंडर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी है दैट वाज 57। तो कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो परसेंटेज है ऑफ एक्सेस अंडर 5 मोर्टालिटी अमंग द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंपेयर टू अदर्स, दिस हैज वाइडेंड, दिस हैज इंक्रीज्ड। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन, तो चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन चाहे ट्राइबल है चाहे नहीं है, तो मैलन्यूट्रिशन की समस्या तो बहुत गंभीर भारत में वैसे ही है। ठीक है, मैल नरिश मदर हो या मैल नरिश बच्चे हो, तो ये प्रॉब्लम है। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन 50% ज्यादा है ट्राइबल बच्चों में एज कंपेयर टू द नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, ये 3 से 11 टाइम ज्यादा कॉमन है अमंग द ट्राइबल पीपल। ठीक है, अब ये कुछ चिंता की विषय है। अब देखिए कुछ चिंता की बात यहां पे आ जाती है। उसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें, है ना, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आमतौर पर इनको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस कहा जाता है। लेकिन और इसको ट्रीट करना भी आसान नहीं है। कैंसर की बीमारी हो, कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, डिप्रेशन हो, ठीक है, टाइम लगता है इसको ट्रीट करने में। और इंटरेस्टिंग जो यहाँ पे जो एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्राइबल हेल्थ जिसकी जो फाइंडिंग्स आई थी, तो वहाँ पे ये बात भी सामने आई है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की प्रॉब्लम भी ट्राइबल लोगों को काफ़ी ज़्यादा है और ये बढ़ती जा रही है। तो ये चिंता का विषय आ जाता है।
अब ट्राइबल जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा निर्भर है गवर्नमेंट फैसिलिटीज के ऊपर, गवर्नमेंट रन पब्लिक अस्पतालों के ऊपर, चाहे वो प्राइमरी फैसिलिटीज हैं, सेकेंडरी फैसिलिटीज हैं या टर्शरी फैसिलिटीज हैं। लेकिन लगभग 40% डेफिसिट है इन द नंबर ऑफ सच फैसिलिटीज, और लगभग यानी कि एनीवेयर बिटवीन 35 to 85% डेफिसिट है, शॉर्टफॉल है मेडिकल डॉक्टर्स में ट्राइबल एरियाज में। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे सरकारी डॉक्टर्स जो हैं वो ट्राइबल एरियाज में जाना नहीं प्रेफर करते हैं, क्योंकि अक्सर ऑब्वियसली ये बात आ जाती है कि ट्राइबल एरियाज में माओवाद काफ़ी है, नक्सलवाद काफ़ी है ना। तो बहुत, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे डॉक्टर्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, उनको आमतौर पे लगता है कि नहीं यार ट्राइबल एरियाज में नहीं जाना, वहाँ पे पोस्टिंग नहीं लेनी इसके। लेकिन इसके चलते नुकसान किसका है? ट्राइबल लोगों का नुकसान है, बिकॉज वहाँ पे शॉर्टफॉल है स्किल्ड हेल्थ केयर वर्कफोर्स का। ठीक है, अब गवर्नमेंट हेल्थ केयर फॉर द ट्राइबल पीपल दैट इज ऑल्सो स्टार्व्ड ऑफ फंड्स। देयर इज हार्डली एनी पार्टिसिपेशन ऑफ द ट्राइबल पीपल। अपनी हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करने के लिए जो जन भागीदारी की बात आती है, तो या उनको एज अ स्टेक होल्डर इंपॉर्टेंट इंक्लूड करने की बात आती है, तो उनकी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, या ना लोकल लेवल पे, ना स्टेट लेवल पे, ना नेशनल लेवल पे, कि कैसे इफेक्टिवली हेल्थ केयर पॉलिसीज को उनके लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए डिजाइन किया जा सकता है और एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत कम देखने को मिलती है। अब क्या प्रपोजल्स थे? जो एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्राइबल हेल्थ, ये 2018 में जो कमिटी बिठाई गई थी, तो लेकिन अब देखिए अभी तक इसके जो प्रपोजल्स थे इंप्लीमेंट शायद नहीं करे गए हैं। अगर इसके प्रपोजल्स को इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद हम ट्राइबल हेल्थ का जो इशू है उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात करी गई थी कि लॉन्चिंग अ नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आ जाती है। सॉरी दोस्तों, बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, इस करके मैंने शायद वीडियो एक सेकंड के लिए पॉज किया था। तो हम बात कर रहे थे कि क्या प्रपोजल्स एक्सपर्ट कमिटी ऑन ट्राइबल हेल्थ ने जो रेकमेंड करे थे, जो कि अभी नहीं इनकॉर्पोरेट करे गए हैं। पहला तो जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ एक्शन प्लान है, इसको लॉन्च करने की जरूरत है, ताकि हम जो स्टेटस ऑफ हेल्थ और हेल्थ केयर है वो एट पार लेके आ सकें विद द रिस्पेक्टिव स्टेट एवरेजेस इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी कि जहां पे ट्राइबल आबादी नहीं रहती है। ठीक है, दूसरी बात, कमिटी ने सजेस्ट किए थे लगभग 80 मेजर्स टू एड्रेस द 10 प्रायोरिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो अगर हम हेल्थ केयर गैप की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स गैप की बात करें, डॉक्टर्स के डेफिसिट की बात करें ट्राइबल एरियाज में, या प्रशासन रिलेटेड इश्यूज की बात करें, गवर्नेंस प्रॉब्लम्स हो, तो उन मेजर्स को भी इनकॉर्पोरेट अगर करा जा सकता है। तीसरी बात यहाँ पे सजेस्ट करेगी, कमेटी ने सजेस्ट किया था कि और एडिशनल मनी दी जाए, ठीक है, खास करके जो ट्राइबल स्टेट्स हैं, है ना। और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि भी जो हमारा गोल है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, कि हमने 2.5% ऑफ द जो कंट्रीब्यूशन है जो जीडीपी का, वो हमने हेल्थ सेक्टर में कंट्रीब्यूट करना है। तो इस बात का भी खास ख्याल रखा जाए कि अगर ये जो फिगर है हम मीट कर सकें। चलिए कंक्लूजन की बात आती है। नाउ डेफिनेटली हमको बहुत सारे इफेक्टिव गेस्चर्स की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, खास करके जो ट्राइबल स्टेट्स हैं एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, के कैसे ट्राइबल के इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, फ्रॉम एन एक्शन प्लान टू रियलाइजिंग द गोल ऑफ हेल्दी ट्राइबल पीपल। इफ अगर इसको एक्चुअलाइज किया जाता है, जो ट्राइबल हेल्थ मिशन है, ये एक पाथ बन सकता है कि कैसे पीसफुल हेल्थ रेवोल्यूशन आ सकता है 11 करोड़ ट्राइबल आदिवासी लोगों के लिए। अब प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी अपना जो इंटेंशन है सिग्नल करे थे बाय इलेक्टिंग अ ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इसके चलते बहुत ज्यादा इंपेटस देना चाहिए ट्राइबल हेल्थ केयर को भी, और एक बहुत एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि हम इसको, और वो भी देखिए अब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो एक बहुत सुनहरा अवसर है जहां पे हम ट्राइबल हेल्थ केयर को अच्छी तरह से एड्रेस कर सकते हैं। नाउ अब ये आर्टिकल यहां पे बात करेंगे व्हाट द ईस्ट कैन टीच द वेस्ट। तो यहां पे ये बात करी जा रही है कि देखिए हम अपने और पाकिस्तान के संबंध की बात करते हैं। अभी 75 ईयर्स हो गए हैं, पाकिस्तान को भी इंडिपेंडेंट होए को, इंडिया को भी इंडिपेंडेंट होए को, बंटवारा हुआ 1947 में। लेकिन अभी तक हमारे इंडिया और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हुए हैं, अभी भी वही झगड़े हैं, अभी भी वो लड़ाइयाँ हैं, है ना। और क्या ऐसे अब जब कल को जब हम 2047 में अपने 100th इंडिपेंडेंस डे जब हम सेलिब्रेट करेंगे, पाकिस्तान भी करेगा, क्या हम चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऐसी संबंध हो? हमने तो बहुत कोशिश करी है कि पाकिस्तान के साथ हमेशा हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है ना। अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम की बात करें, लाहौर जो बस सर्विस शुरू करी थी उसकी हम बात करें, तो अब चाहे हम अगर हम आज की सरकार की बात करें, हमने कोशिशें तो करी हैं, हमने कोशिश, लेकिन अब बात यही आती है कि पाकिस्तान में बात करो तो किसके साथ करो। मोदी जी की स्टेटमेंट आती है कि भाई हम किसके साथ बात करें पाकिस्तान में, आर्मी के साथ करें कि वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ करें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है नहीं पाकिस्तान में, है ना। और हमको ये भी पता है कि हु कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान, इट्स द आर्मी, इट्स द ISI हु कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान। और एक बहुत फेमस इंटरव्यू था मोदी जी का, आज से कुछ 8 साल पहले की बात है, उन्होंने ये बात कही थी कि बातचीत और बम बंदूक साथ के साथ नहीं चल सकता। तो क्या हम चाहते हैं कि आने वाले 25 साल और इस लड़ाई झगड़े में जाए? क्या पाकिस्तान कोई सबक नहीं सीखना चाहता? दूसरी बात यहां पे दोस्तों,
सॉरी दोस्तों, फिर से कुछ टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी, इस करके मैंने पॉज किया था। अब यहाँ पे दूसरी बात जो करी जा रही है, क्या पाकिस्तान बांग्लादेश से कोई सबक नहीं सीख सकता? देखिए बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश और भारत के संबंध कितने अच्छे हैं, कितने गहरे हैं, है ना। चलो बांग्लादेश, हम 1971 की बात करें, बांग्लादेश की आज़ादी में भारत का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन हमारे बांग्लादेश के साथ संबंध बहुत ज्यादा गहरे हुए हैं। देखिए बांग्लादेश के साथ हम ज्योग्राफी में भी बढ़ते रहते हैं। हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? लगभग जैसे हम 4096 किलोमीटर, यानी कि अराउंड अबाउट 4100 किलोमीटर का जो हमारा बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ लगता है ना। क्या अब आज के टाइम पे बांग्लादेश को देखो, चलो अभी फिलहाल बांग्लादेश में भी काफी आर्थिक कठिनाइयों का एक सिलसिला चल रहा है। बांग्लादेश में भी पीछे रिसेंटली न्यूज में आया था कि बांग्लादेश ने भी IMF को अप्रोच किया था लोन मांगने के लिए। लेकिन बहरहाल बांग्लादेश की इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान से तो कई गुना ज्यादा बेहतर है आज के टाइम पे, है ना। नाउ अब ये जो है, देखिए सक्सेसिव जनरेशन ऑफ इंडियन पाकिस्तानी लीडर्स, नाउ अब ये जो मुद्दा है पार्टी, अब जो इंडिया पाकिस्तान के बीच का, इसको अभी क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, द ओनली ट्रेंड दैट कैन काउंटर दिस नेगेटिव एटीट्यूड इज द गुड न्यूज फॉर इंडियाज ईस्टर्न फ्रंटियर विद बांग्लादेश। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे साउथ एशियन रीजन में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिया के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलेगी आपको आज के टाइम पे। टू एन एक्सटेंट बांग्लादेश में कह सकते हैं, बांग्लादेश को लीडिंग इकोनॉमी माना जाता है साउथ एशियन रीजन में। इनफैक्ट अभी अगर हम 2020-21 की बात करें, इवन पैंडेमिक के बाद की हम बात करें, तो जो 2021-22 वाला जो फिस्कल ईयर था, तो वहां पे न्यूज में भी बात आती थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती थी कि जो बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट हैज ओवरटेकन इंडिया एज वेल। डेफिनेटली बांग्लादेश हैज ओवरटेकन पाकिस्तान ऑल्सो कंसिडरेबली। नाउ बट द थिंग इज, अगर वी हैव शोन, अगर हमने ये बात दिखाई है कि हम अपने सारे डिफरेंसेस, ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के साथ हमारे डिस्प्यूट्स नहीं थे, डिफरेंसेस नहीं थे सब कुछ था, लेकिन फिर भी हमने रिजॉल्व करे और साथ के साथ हमने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ावा दिया। तो ये बात पाकिस्तान के लिए सीखने को है कि कैसे हम साउथ एशियन ग्रोथ, है ना। देखिए सार्क को देखिए, सार्क आज के टाइम पे कितना रिडंडेंट एक ब्लॉक बन चुका है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सार्क में कोई काम किया ही नहीं जा सकता, 2014 के बाद कोई सार्क में मीटिंग ही नहीं हुई है। साउथ एशियन रीजन में गरीबी की कमी नहीं है, साउथ एशियन रीजन में भूखे लोगों की कमी नहीं है, और साउथ एशियन रीजन में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट भी है। अगर हम कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे, है ना, अगर हम हाईवेज के ऊपर फोकस करेंगे, बेटर कनेक्टिविटी साउथ एशियन रीजन में होगी, तो तभी तो हम कह पाएंगे ना कि जो हम सपना देखते हैं कि साउथ एशियन रीजन भी इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जैसे यूरोपियन यूनियन रीजन है ना। तो यहां पे बहुत सारे सबक हैं जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश से सीख सकता है। नाउ अब रीइन्वेंशन ऑफ टाइज की बात करें बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ठीक है, अब देखिए जो प्रधानमंत्री शेख हसीना और नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने प्रोक्लेम करा है सोनाली अध्याय, यानी कि गोल्डन चैप्टर अपने इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल रिलेशंस के बीच में। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन दैट द बायलैटरल रिलेशनशिप डोमिनेटेड बाय एंडलेस कंटेंशंस। डिस्प्यूट्स थे, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स हैं, गंगा वाटर डिस्प्यूट्स हैं, डिस्प्यूट्स बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने रिलेशन को एक बहुत प्रोडक्टिव पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करा है। देखिए बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स भी आ जाते हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, है ना। हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ पड़ता है। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के साथ, तो देखिए बांग्लादेश बीच में आता है। अगर हम नक्शा देखें ध्यान से, तो बांग्लादेश को क्रॉस करके हमको नॉर्थ ईस्ट में एक्सेस करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी हमारे मेनलैंड इंडिया के साथ। उसके लिए बांग्लादेश और इंडिया के संबंध होने भी बहुत अच्छे होने बहुत जरूरी है। दिल्ली और बांग्लादेश दोनों के लिए जो री इन्वेंशन है बायलैटरल रिश्तों का, दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सक्सेस ऑफ देयर रीसेंट फॉरेन पॉलिसीज। नाउ अब अगर हम बात करें तो जो ये सिलसिला था रीबिल्डिंग ऑफ टाइज का, नाउ दिस बिगैन सिंस 2010, जब शेख हसीना आते हैं इंडिया में आते हैं आफ्टर टेकिंग चार्ज ऑफ बांग्लादेश एज प्राइम मिनिस्टर। दूसरी बारी सेकंड टाइम वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 2009 में। उस टाइम पे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। अब एक प्रॉब्लम उस टाइम पे क्या थी कि चलो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। अब चाहे इंडिया श्रीलंका की बात करें, चाहे इंडिया बांग्लादेश की बात करें, तो जो द्रविडियन पार्टीज हैं तमिलनाडु में, तो उनका बहुत इंटरफेरेंस रहता था। इस करके इंडिया श्रीलंका के बीच में काफ़ी मुद्दे जो थे रिजॉल्व नहीं हो पाते थे। और अगर हम इंडिया बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे ममता दीदी आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर भी था UPA 2 में। और इसके चलते अगर हम तीस्ता रिवर डिस्प्यूट की बात करें तो तीस्ता रिवर वाटर को शेयर करने के लिए मना कर दिया था ममता दीदी ने। तो इसके चलते मनमोहन सिंह जी को भी बहुत प्रॉब्लम फेस करने को आ रही थी। अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, बॉर्डर सेटलमेंट है, रिवर वाटर शेयरिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी है। ये सब मुद्दों पे काम तो सरकार उस टाइम पे भी करना चाहती थी, लेकिन पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रही थी रीजनल पार्टी से, खास करके अगर हम तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें। ठीक है, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जी जाते हैं बांग्लादेश में। कब जाते हैं? सितंबर 2011 में जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन उस वक्त क्या मेजर ऑब्स्ट्रक्शन आता है? पहली बात तो ममता बनर्जी डिनाई कर देते हैं कि जी तीस्ता वाटर्स को हम शेयर नहीं करेंगे,
जो तीसरा वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी बात आपके साथ अभी एक मिनट में मैं करता हूं कि उसका कहां से मुद्दा शुरू होता है। और उसके अलावा जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है जो कि 1974 से मुद्दा चलता आ रहा है, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को बांग्लादेश ने तो रैटिफाई कर दिया था, इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया था, साइन कर दिया था, रैटिफाई नहीं किया था। यानी कि लेमैन टर्म में समझे तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को लेके अगर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इंक्लेव्स, कुछ ऐसे टेरिटरीज, कुछ ऐसे एरियाज जो कि वैसे तो इंडियन जोग्राफिकली, इंडियन अगर पॉलिटिकली तो इंडियन स्टेट्स में लाए करते हैं, लेकिन वो बांग्लादेश में प्रेजेंट है जोग्राफिकली, तो कैसे वो इंक्लेव्स ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे उसको लेके कोई कानून पास नहीं किया गया था अंटिल 2015, जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को रैटिफाई किया जाता है और इसको पास किया जाता है। अब पहले तो तीसरा वाटर डिस्प्यूट की हम बात करते हैं। तीसरा नदी, तीसरा जो ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, ये ओरिजिनेट कहां करती है? सिक्किम में। इसको लेके 2017 में एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था तीस्ता रिवर को लेके, ठीक है। तो ये फ्लो करती है थ्रू वेस्ट बंगाल इन इंडिया बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। ओरिजिनेट कहां से करती है दोस्तों? सिक्किम में ओरिजिनेट करती है, ये बात आपको याद रहे। और ये मर्ज करती है ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है, दोनों बांग्लादेश के लिए, इंडिया के लिए भी, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चर यूज। नाउ 40 साल पहले की बात है, ठीक, अग्रीमेंट, एक टेम्पररी अग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जहां पे ये तय करा गया था कि जो 36% जो पानी है तीस्ता का वो बांग्लादेश को एलोकेट किया जा रहा है, 39% इंडिया को एलोकेट किया जा रहा है। 25% जो था वो रह गया था, यानी कि 100% में से 36% जो पानी डाइवर्ट किया जाएगा बांग्लादेश को, 39% इंडिया को, जो बाकी 25% रह गया उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी इतने सालों से इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं करा गया। अब 2011 में जब मनमोहन सिंह जी जाते हैं बांग्लादेश, तो उम्मीद थी कि इसका ये जो बाकी जो 25% का जो एग्रीमेंट भी किया जाएगा, शेयरिंग ऑफ द तीस्ता रिवर्स, लेकिन अगेन ममता बनर्जी वहां पे तो रेजिस्टेंस होते हैं वहां पे। ममता बनर्जी से पहले जो लेफ्ट पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वेस्ट बंगाल में, वो भी काफी रेजिस्टेंट थे शेयरिंग ऑफ तीस्ता वाटर की अगर हम बात करें तो। थोड़ी सी दोस्तों यहाँ पे ना ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूडेशन की बात, ये सब चीजें वहाँ पे एडिटोरियल में मेंशन नहीं है, बट जस्ट थोड़ा वैल्यूडेशन के लिए हम यहाँ पे बातें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तीस्ता रिवर ये ओरिजिनेट कहाँ करता है? आई एम श्योर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये ओरिजिनेट करता है सो लामो लेक में और नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। ये राइट बैंक मेजर ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। लाइक मेनी अदर मेजर हिमालयन रिवर्स लाइक द गंगा, तीस्ता जो है ये ग्लेशियर फेड रिवर है, ठीक है। तो जो पाहुरनी ग्लेशियर है वो फीड करता है, वो सोर्स बनता है तीस्ता रिवर का। और जो रंगीत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो रंगीत है, सॉरी, रंगीत जो है वो लार्जेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता का। कुछ फैक्चुअल बातें थोड़ा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको जरूरी है ये समझनी। अब अगर हम बात करें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट की, अगेन ये बातें एडिटोरियल में मेंशन नहीं थी, दिस इज जस्ट वैल्यूडेशन, जो कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे मिल जाएगी, है ना। कल को आप आईआर में इंडिया बांग्लादेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। देखिए हमारी कॉमन लैंड बाउंड्री है, हमारा जो बॉर्डर है वो लगभग 4100 किलोमीटर का है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर कहा जाता है इंडिया बांग्लादेश का। तो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, तो आई मीन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हैपेंड इन 1971, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। तो इंडिया ईस्ट पाकिस्तान का जो लैंड बाउंड्री था दैट वाज डिटरमिन्ड बाय द देन रैडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। तो कुछ डिस्प्यूट्स थे, कुछ मुद्दे थे। सब्सिक्वेंटली चलो 1971 में बांग्लादेश आजाद हो जाता है, ठीक है, लिबरेट हो जाता है, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट को साइन किया जाता है मई 16, 1974 को, ठीक है। तो लेकिन ये अग्रीमेंट साइन तो दोनों करते हैं, भारत सरकार भी करती है, बांग्लादेश की सरकार भी करती है, लेकिन बांग्लादेश इसको रैटिफाई करता है, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज या ट्रांसफर ऑफ इनक्लेव्स टू इंडिया की जहां पे बात आती है तो बांग्लादेश इसको लेके कानून बनाता है, लेकिन भारत में कानून नहीं बनता। उस वक्त तो तृणमूल कांग्रेस नहीं थी बंगाल में, उस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेफ्टिस्ट पार्टी थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी इस बात के अगेंस्ट थी कि जो इनक्लेव्स होंगे, क्योंकि काफी सारे ऐसे इनक्लेव्स थे जो कि वेस्ट बंगाल में थे, जो कि ट्रांसफर होने थे बांग्लादेश में, और कन्वर्सली काफी सारे ऐसे इनक्लेव्स थे, काफी सारी ऐसी टेरिटरीज थी जो बांग्लादेश में थी और वो ट्रांसफर होनी थी वेस्ट बंगाल में। लेकिन वेस्ट बंगाल की उस वक्त की सरकार का यह कहना था कि काफी ज्यादा जो एरिया ऑफ टेरिटरी है वो काफी सिग्निफिकेंट है, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा बांग्लादेश को अगर ये एग्रीमेंट को हम रैटिफाई करते हैं। चलिए अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा समझें तो 2015 में मोदी जी जब बांग्लादेश जाते हैं तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है ये पूरा साइन किया जाता है, इसको रैटिफाई किया जाता है अंडर द 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो इसको लेके 119th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है वो भी इंट्रोड्यूस करा गया था। अब ये जो हिस्टोरिक अग्रीमेंट था इसके चलते 111 इनक्लेव्स को ट्रांसफर करा गया, विच एडेड अप टू अराउंड अबाउट 17,160 एकर्स फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। कन्वर्सली हमने तो जहां पे हमने 111 टेरिटरीज 111 इनक्लेव्स बांग्लादेश को ट्रांसफर करे, तो बांग्लादेश ने हमको 51 इनक्लेव्स ट्रांसफर करे, विच एडेड अराउंड अबाउट टू 7,110 एकर्स। अब इससे पहले 2011 का प्रोटोकॉल, यानी कि चलो 2015 में तो मोदी जी 2014 में बनते हैं प्रधानमंत्री, 2015 में वो बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन 2011 में जब मनमोहन सिंह जी जाते थे बांग्लादेश, उन्होंने एक प्रोटोकॉल साइन किया था शेख हसीना की सरकार के साथ, ठीक है, विच अग्री टू मेंटेन द स्टेटस को इन एड्रेसिंग द इशू ऑफ द एडवर्स पोजेशंस ऑफ लैंड।
ठीक है। इसके चलते तो जो 2011 का प्रोटोकॉल था, दिस वाज मेड इन अकॉर्ड, इसके लिए जो बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट थी, असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की, वेस्ट बंगाल की, बिकॉज वाई, बिकॉज ये जो सारी की सारी स्टेट्स हैं बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है, उनके साथ भी जब प्रोटोकॉल बनाया गया था उनके साथ भी सहमति करी गई थी। तो 2015 के लैंड बाउंड्री जो एग्रीमेंट है, ये 2015 में मोदी जी जब जाते हैं तो ये साइन किया जाता है। यहां पे दोस्तों एक और बात आती है 100th अमेंडमेंट एक्ट की। तो 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 ये इफेक्ट देता है टू एक्वायरिंग ऑफ दी सर्टेन टेरिटरीज बाय इंडिया, यानी कि जो ट्रांसफर ऑफ इंक्लेव्स था which happened from Bangladesh to India, उसके चलते 100th अमेंडमेंट एक्ट। तो 119th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, एक्ट में आता है, जब प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है, तो 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए कुछ एडवर्स पोसेशन, यानी कि यहाँ पे कुछ टेरिटरीज की बात आ जाती है, कुछ इनक्लेव्स की यहाँ पे बात आ जाती है। कमिंग टू इंडिया, तो यहाँ पे मेंशन है, आप जब पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे आप पढ़ सकते हैं। तो कमिंग टू इंडिया, तो वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, त्रिपुरा में, जो कमिंग टू इंडिया मीन जो इनक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को ट्रांसफर करे थे, और गोइंग टू बांग्लादेश यानी कि जो इनक्लेव्स वेस्ट बंगाल ने, मेघालय ने, असम ने, जो इनक्लेव्स इंडिया ने बांग्लादेश को ट्रांसफर करे थे। नाउ उसके बाद यहां पे बात आती है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड की, द हेग। नाउ अब बांग्लादेश ने क्या किया, बांग्लादेश वेंट इन फॉर आर्बिट्रेशन। अगर हम मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें ना, तो मैरीटाइम डिस्प्यूट था, मैरीटाइम बाउंड्री का डिस्प्यूट यहां पे आ जाता है। तो अब बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को अप्रोच करता है एट द हेग कि भाई इसको जो इसका लेके जो डीलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री है, इसका जो मुद्दा है रिजॉल्व किया जाए अंडर द अनक्लॉज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी ऑन अक्टूबर 8, 2009। कोर्ट कंक्लूड करता है अपनी हियरिंग 5 साल के बाद, ठीक है, दिसंबर 2013 में कोर्ट की हियरिंग खत्म होती है। और वैसे जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड था, जो फैसला था, वो भारत सरकार ने भी स्वीकार करा था, पूरी तरह से स्वीकार करा था। दैट ऑल्सो शोज द मेच्योरिटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, दैट ओवर टाइम हमारे रिश्ते कितने ज्यादा इवॉल्व करे हैं, ठीक है। तो पीसीए अवार्ड करता है बांग्लादेश को लगभग 20,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द 25,602 स्क्वायर किलोमीटर सी एरिया ऑफ द बे ऑफ बंगाल। और ये जो वर्डिक्ट था ट्राइब्यूनल का, ये बाइंडिंग था दोनों देशों के ऊपर, इंडिया के ऊपर भी, बांग्लादेश के ऊपर भी, और यहां पे कोई ऑप्शन रीअपील करने का नहीं था, और हम भी बहुत ग्रेसफुली इस वर्डिक्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम ये मैरीटाइम बाउंड्री की बात करें, तो यहां पे आप देख सकते हैं हमने जो मैरीटाइम बाउंड्री विच इंडिया हैड सॉट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो डिमार्केशन था, दिस वाज एट द पॉइंट जहां पे जो रिवर है, रिवर अगर हम बात करें हरिभंगा रिवर की, जहां पे जिस पॉइंट पे हरिभंगा रिवर मीट करता है बे ऑफ बंगाल को, उस पॉइंट पे इंडिया ने कहा था कि यहां पे डिमार्केशन होना चाहिए, यानी कि यहां तक जो एरिया है वो हमारा होगा। लेकिन बांग्लादेश ने क्या कहा था, बांग्लादेश ने कहा था कि नहीं, ये जो एरिया है जो यहां पे आ रहा है मैरीटाइम बाउंड्री, बांग्लादेश हैड सॉट, ठीक है। तो अब जो मैरीटाइम बाउंड्री बांग्लादेश ने जो सॉर्ट करी थी, तो डेफिनेटली इस कोर्ट ने जो अग्रीमेंट था, जो वर्डिक्ट था, वो बांग्लादेश के फेवर में दिया था। लेकिन बहरहाल एक छोटी सी विक्ट्री यहां पे हमारे लिए हुई थी। वो क्या थी कि एक विक्ट्री क्या थी, इंडिया कैन क्लेम द स्मॉल आइलैंड कॉल्ड साउथ तालीपति नियर द माउथ ऑफ हरिभंगा रिवर, ठीक है। तो ये आपका माउथ ऑफ हरिभंगा रिवर यहां पे आ जाता है, और ये आपका जो छोटा सा आइलैंड है साउथ तालीपति, यहां पे इंडिया का क्लेम यहां पे लेजिटिमाइज माना जाता है। अब रीसेंट बूस्ट की बात करें इन द बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो यहां पे चाहे हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल ट्रस्ट की बात करें। अब देखिए, अब आज के टाइम पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है ना। अब जब 2014 में मोदी जी आते तो वहां पे चाहे बेशक वहां पे ममता दीदी की सरकार थी, लेकिन हमको फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज कोलिशन पॉलिटिक्स में और चीजें होती है कि आपको सारे कोलिशन पार्टनर्स को खुश रखना पड़ता है, अनलाइक जब आपके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, ठीक है। बस सर्विसेज हैं, रेलवे लाइंस है, कनेक्टिविटी है, ट्रेड है, उसके ऊपर बहुत इंपेटस किया गया पिछले कुछ रीसेंट सालों में। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो दैट हैज टच्ड nearly $16 billion. In fact, a lot of defense equipment which India is making is also being exported to Bangladesh. ठीक है, बांग्लादेश has become one of the fastest growing economies in the world. It has also overtaken Pakistan by a very good margin in South Asia. तो पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीजें हैं, बांग्लादेश को मतलब पाकिस्तान कितना कुछ सीख सकता है बांग्लादेश से, ठीक है। अभी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति थोड़ी खराब है, इतनी खराब नहीं है जितनी श्रीलंका की है या जितनी पाकिस्तान की है, बट देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम बांग्लादेश। अब यहां पे जब हम बांग्लादेश और इंडिया की बात करें तो कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट की बात आती है, बिकॉज अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें तो बिकॉज बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जो कि अपनी बाउंड्री, जो कि अपना बॉर्डर टच करते हैं बांग्लादेश के साथ, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आज के टाइम पे दे हैव आल्सो रियलाइज्ड जो कितने उसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा, इमेंस बेनिफिट्स के बारे अगर हम डीपर इकोनॉमिक एंगेजमेंट करेंगे बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अब बिकॉज द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दे ऑल्सो नो दैट अगर हमको मेनलैंड इंडिया के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इंपेटस देना है, तो बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। और इसके चलते जो हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, या ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इस तरह के इश्यूज हैं, उसको भी काफी कंटेन करा गया है, इंसर्जेंसी को भी बहुत कंटेन करा गया है बिकॉज ऑफ प्रमोटिंग बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। एक सब ग्रुपिंग भी आ जाती है यहां पे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जहां पे कनेक्टिविटी की बात आती है, सब रीजनल कनेक्टिविटी की बात आती है। आई एम श्योर आपने BBIN के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें अगरतला, ढाका और कोलकाता डिस्टेंस, अब देखिए अगर हम रोड रूट की बात करें, बिकॉज ऑफ बेटर कनेक्टिविटी, बिकॉज ऑफ जो इंपेटस दिया जा रहा है हाईवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो पहले कहां अगर अगरतला से कोलकाता जाना था तो आपको लगभग 1650 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ता था। लेकिन अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी हाईवेज बन रहे हैं, तो रोड रूट के जरिए आप अगरतला से कोलकाता आप यानी कि 650 किलोमीटर में डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, यानी कि 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया है। उसी तरह से अगर हम रेल रूट की बात करें, अगर अगरतला से लेकर आपने कोलकाता जाना है तो थ्रू ट्रेन कितना रूट है, लगभग 500 किलोमीटर का। अगर कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा ना होती तो कितना होता, 1600 किलोमीटर का रूट पड़ना था। ठीक है, तो अगर हम अपनी कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ अच्छी कर रहे हैं, उससे भारत की जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ भी बहुत बेहतर हो रही है ना। व्हाट कैन पाकिस्तान लर्न, सवाल यहां पे ये आता है। अब बांग्लादेश के अंदर ये नहीं था कि मैंने ईगो सेटल करनी है इंडिया के साथ, हमारे डिस्प्यूट्स थे, चाहे वो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है। लेकिन बांग्लादेश भी कल को कह सकता था कि मैंने इंडिया को सबक सिखाना है, अपनी ईगो को बैलेंस कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान को इस बात का माइंड में जो जिस तरह से पाकिस्तान का माइंड सेट है, जो पाकिस्तान को लगता है कि मैंने अपनी ईगो सेटल करनी है इंडिया के साथ, है ना। लेकिन बांग्लादेश का फोकस कहां पे था, बांग्लादेश ने तो फोकस नहीं करा कि हम इंडिया के साथ लड़ाइयां लड़े। बांग्लादेश का फोकस था कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे प्रॉस्पेरिटी लेके आया जाए और कैसे रीजनल ग्रोथ के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ देयर वर एफर्ट्स। अब हम अगर अपनी बात करें, हमने अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं हमने नहीं बढ़ाया। लेकिन अगर ISI की बात करें, चलो चाहे वो नवाज शरीफ थे पहले, चाहे आज उनके भाई आ गए हैं, चाहे वो पहले इमरान खान थे, अब सक्सेसिव जो सिविलियन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान की, वो कहते तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि हम इंडिया के साथ अपने संबंध, अपने ट्रेड सुधारना चाहते हैं। लेकिन अगेन हु कॉल्स द शॉट, द आर्मी कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान, द ISI कॉल्स द शॉट इन पाकिस्तान। अब वो नहीं चाहते कि हम कनेक्टिविटी इंप्रूव करें, है ना। हम तो चाहते हैं कनेक्टिविटी अच्छी हो, ट्रेड हो, ट्रांस बॉर्डर एनर्जी कोऑपरेशन हो। ट्रांस बॉर्डर एनर्जी कोऑपरेशन हमारी भूटान के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, बांग्लादेश के साथ भी है, तो देयर इज नो स्टॉपिंग। देखिए हाइड्रो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में भी, लेकिन ये तब होगा ना अगर विलनेस, पॉलिटिकल, अगर वहां पे पॉलिटिकल लोग विलिंग हो गए, ठीक है, अगर ये पॉलिटिकल विल यहां से जनरेट होती है पाकिस्तान से, तो ये बात हो सकती है आगे जाके। अब अगर हम कन्वर्जेंसेस की बात करें बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है, बहुत कन्वर्जेंस हो चुकी है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ इश्यूज हैं जिसको लेके हम और ज्यादा एंगेज कर सकते हैं बांग्लादेश के साथ। यानी कि अगर मैं आपको कंक्लूड करके बोलूं, यानी कि ये मुद्दे हैं जिसके ऊपर और ज्यादा एम्फोसिस ले किया जा सकता है और इस बात को इंश्योर किया जा सकता है कि इन मुद्दों के ऊपर भी बेटर कन्वर्जेंस की जा रही है। तो राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज की हम बात करें, या उसके अलावा अगर हम शेयरिंग ऑफ वाटर्स की बात करें तो तीस्ता रिवर डिस्प्यूट इज नॉट दी ओनली रिवर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। और भी इस तरह के 50 रिवर्स हैं जिसके बीच में झगड़ा है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। अगर हम डिस्प्यूट्स की हम बात करते हैं, कैसे हम क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेड को फैसिलिटेट करना, इलीगल माइग्रेशन को रोकना, कंटेन करना। 1971 के बाद अभी इलीगल माइग्रेशन का भी मुद्दा बहुत पॉपुलर बनता है, खास करके अगर हम NRC की बात करते हैं, है ना। तो 1971 के बाद बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी जो इमिग्रेंट्स हैं जो कि यहाँ पे असम में, वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी इस बात का बहुत लेवरेज लेती हैं, है ना। तो अब अगेन अब इसको लेके बहुत कॉन्ट्रोवर्सी भी चली थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके। तो कैसे हम राइट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम इलीगल माइग्रेशन को कंटेन कर सकते हैं, ठीक है, कैसे हम काउंटर कर सकते हैं इस तरह की जो फोर्सेज हैं ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो वो इस तरह के जो जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज हैं, जो इस तरह के जो फेनेटिक माइंडसेट के लोग हैं, तो वो इंडिया में भी आपको मिलेंगे, वो आपको बांग्लादेश में भी मिलेंगे। उनको काउंटर करना, उनको कंटेन करना, और सबसे जरूरी कि कैसे हम मैरिटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट कर सकते हैं बे ऑफ बंगाल रीजन में। सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, इंडियाज टाइज विद बांग्लादेश शोकेस अ सक्सेसफुल ट्रैजेक्टरी फॉर साउथ एशियन रीजन कि कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं क्रिटिकल बॉर्डर डिस्प्यूट्स, और साथ के साथ इकोनॉमिक टाइज को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो दोनों बातें साथ के साथ चल रही हैं। ये चीज हम इंडिया बांग्लादेश के संबंध से देख सकते हैं कि कैसे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को भी एड्रेस किया जा रहा है और साथ के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन को भी बढ़ावा मिल रहा है। आपने इसको लेके कमेंट करना है 250 शब्दों में, ये आपका आज का होमवर्क है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो दोस्तों जाने से पहले क्विक एक एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं आप अपना खुद का इंडिविजुअल बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि मैं एथिक्स कहाँ से पढ़ूँ, मेरे पास एथिक्स का कंटेंट ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है, या मेरे को हिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, या मेरे को ज्योग्राफी में प्रॉब्लम आ रही है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी, IR, सोशल इशूज़, तो आप कोई भी
सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि आपका वीक है, उसका आप ये कोर्स का यहाँ पे आप ये हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं इस टॉपिक को लेके। और दोस्तों यहाँ पे जो आपको कंटेंट दिया जाएगा वो दोनों प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड मिलेगा, और साथ में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अब जैसे ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, अब आमतौर पे हमको बहुत कम मिलते हैं कि इसके कोई करंट अफेयर्स शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन नहीं, इसके भी करंट अफेयर्स होते हैं जो न्यूज़पेपर्स में आते हैं, जो कि बहुत थरली हम रिसर्च करके यहाँ पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो यदि आपको कोई भी आपने सब्जेक्ट बाय करना है, अपना खुद का बंडल ऑफ कोर्सेज क्रिएट करना है, उस सब्जेक्ट के साथ आपको रेलेवेंट करंट अफेयर्स भी मिलेंगे जो कि प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड होंगे। और बाकी दोस्तों, हमारी जनरल स्टडीज की मेंस 2022 का एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है। वैसे तो मेंस बहुत पास में है, बट आई एम श्योर आप मेंस की तैयारी करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप में, बिकॉज इसमें एक स्पेशल बात क्या है, इसमें आपको मेंटरशिप मिली जाएगी। आपको मेंटरशिप यहाँ पे मिलेगी बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, यानी कि जो ऑलरेडी अभी सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमको रीच आउट कर सकते हैं, आपको हमारी टीम पूरी असिस्टेंस देगी। चलिए, तो दोस्तों आज के एनालिसिस में इतना ही रहेगा, बाकी हम मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।